सोनी ने सिंगल हैंडेडली इस अच्छे खासे शो की दिन दहाड़े हत्या कर दी। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और अभी महीने भर पहले ही नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था जिसका नाम था कोहरा। लेसर नोन बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स प्लस कहानी और स्क्रीन प्ले ऐसा जो दिमाग घुमा दे। आउटस्टैंडिंग शो था, लेकिन उसके साथ नेटफ्लिक्स ने सबसे भद्दा मजाक ये किया कि कोई भी मार्केटिंग पुश था ही नहीं शो के आगे पीछे। किसी को इनफैक्ट रिलीज डे तक पता नहीं था कि ये शो आ रहा है। जो भी वो पॉपुलर हुआ वर्ड ऑफ माउथ से हुआ। अब एग्जैक्टली यही चीज हो रही है स्कैम 2003 के साथ, जो सिंगल हैंडेडली 2023 का वन ऑफ द बेस्ट वेब शोज हो सकता था। इसी के बारे में बात करेंगे रिव्यू के साथ साथ आज ऑनेस्टली सेइंग में। 30,000 करोड़ रुपए ऑफिशियल फिगर्स, 43 से 45,000 करोड़ रुपए अनऑफिशियल फिगर्स, 10 साल 72 शहर और 18 स्टेट्स। अभी ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि कहां कहां नकली स्टैम्प पेपर्स पहुंचे थे, कितने सारे स्टेट्स पे तो आज तक पता ही नहीं लगा कि ये स्कैम वहां तक भी हो रहा था। एक आदमी जो ट्रेन में अमरूद बेचता था, उसने कैसे सिंगल हैंडेडली 10 साल में रूलिंग पार्टी और साथ ही साथ ऑपोजिशन दोनों के साथ मिलकर किया वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम। क्या नाम था? नहीं मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी। नाउ ऑल्दो काफी लोगों को पता है कि तेलगी स्कैम क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने करा, लेकिन काफी लोगों को यह बात नहीं पता है। उन्हीं लोगों के लिए मैं ब्रीफ में तेलगी स्कैम को एक्सप्लेन कर देता हूं। 1993 से लेके अप टिल 2003 लगभग 10 साल अब्दुल करीम तेलगी नाम के एक बंदे ने एक ऐसा स्कैम इजाद किया जिसके तहत उसने पहले तो नकली स्टैम्प पेपर बनाए और फिर बड़े ही इंट्रिकेटली ब्यूरोक्रेसी की मदद लेते हुए वही सारे स्टैम्प पेपर्स को देश के जो स्टैम्प पेपर सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया। मुबारक हो, बाप बन गए आप। स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन शुरू होने के बाद अप टिल 2003 तेलगी स्कैम देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था, ओनली बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो वाइल्ड था। 30,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। उस टाइम पर ये कितना बड़ा स्कैम था ये इस छोटे से कंपैरिजन से क्लियर हो जाएगा। हर्षद मेहता ने, जिनकी कहानी हमने देखी थी स्कैम 1992 में, उसने साइफन किए थे 250 से 300 करोड़ रुपए और यहां पे तेलगी ने करे 10 साल में 30,000 करोड़ रुपए। टोटल किया है 30,000 करोड़। उस टाइम पर स्कैम के अंदर ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों पार्टी के टॉप लेवल पॉलिटिकल नेम्स इन्वॉल्व थे, एंड सो मच सो कि जब तेलगी स्कैम का पर्दाफाश हुआ तब सीआईडी या सीबीआई जैसी किसी भी ट्रस्टेड एजेंसी को इसकी जांच पड़ताल का ठेका दिया ही नहीं गया ताकि नाम कभी किसी का सामने ना आए। तो मोटा मोटा ये था तेलगी स्कैम और ये शो इंस्पायर्ड है इसी स्कैम से, एंड इनफैक्ट एक्चुअली इंस्पायर्ड है एक किताब से जिसका नाम था तेलगी स्कैम, एक रिपोर्टर की डायरी जो मिस्टर संजय सिंह ने लिखी थी, वहीं से इसको अडेप्ट करा गया है। अब अब्दुल करीम तेलगी था कौन? एक अमरूद बेचने वाला 30,000 करोड़ रुपए का चूना कैसे लगा देता है 10 साल लगातार, इसी इंट्रिकेसीज में आपको लेके जाएगा ये शो और ब्यूटीफुली करता है वो ये शो। जब स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी आया था और जिस हिसाब से वो क्रिटिकली अक्लेम हुआ था, ऑडियंसेस को भी बहुत बढ़िया लगा था, क्रिटिक्स को भी बहुत बढ़िया लगा था, अप टू 9.5 उसकी आईएमडीबी पे आज तक रेटिंग है, तो उस शो ने अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि स्कैम शोज को जो एक्चुअली रियल लाइफ स्कैम्स पे बेस्ड हैं उनको कैसे बनाया जाए। ऐसे शोज को बनाने के लिए दो चीजें बहुत पिवटल होती हैं। पहली होती है कास्टिंग, लीड और सपोर्टिंग कास्ट बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट होना चाहिए और 1992 में भी अगर तुम जाके देखोगे प्रतीक गांधी ने और सारी की सारी सपोर्टिंग कास्ट उस शो की बहुत सही थी। दूसरी चीज जो ऐसे शोज को मेक और ब्रेक कर सकती है वो है फैक्ट चेकिंग। अब फिक्शनलाइज करा जाता है, ड्रामा है वो, एक थोड़ी बहुत फिक्शनलाइज चीजों को करा जाएगा फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट 80 to 90% फैक्ट से ही स्टिक रहना पड़ता है ऐसे शोज को बनाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे को उन फैक्ट्स को बहुत ही एंटरटेनिंग वे में भी प्रेजेंट करना है जो 1992 ने भी बहुत अच्छी तरह किया था, एंड स्कैम 2003 आल्सो डज इट ब्यूटीफुली। जैसे आप कायदे की भाषा समझते हो ना, वैसे मैं फायदे की भाषा समझता हूँ। गगन देव रियार इज द एक्टर हु इज प्लेइंग तेलगीज रोल इन द शो। अब गगन देव रियार को कोई नहीं जानता, इस शो के साथ कोई भी बहुत बड़ा नाम अटैच नहीं है अपार्ट फ्रॉम हंसल मेहता, लेकिन स्कैम 1992 में क्या हुआ था, प्रतीक गांधी को जब इंट्रोड्यूस करा गया था कोई नहीं जानता था, और यहां पे हंसल मेहता और उनकी टीम किस चीज पे गैम्बल करती है, एक एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग, एक्सीलेंट सिनेमेटोग्राफी एंड आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन पर। जस्ट लाइक प्रतीक गांधी, गगन देव रियार जी भी एक थिएटर आर्टिस्ट है प्राइमरीली, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब हैज ही डन प्लेइंग तेलगी इन द शो। आप कुछ बोले क्या? आवाज नहीं आ रही ठीक से।
3 लाख। भिजवाता हूँ। और खाली गगन देव रियार ही नहीं, सारी की सारी सपोर्टिंग कास्ट, बहुत बड़ा रोस्टर है कास्ट का, हर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है। सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, डायलॉग्स बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छी तरह लिखे गए हैं। गेटअप 1990s में कैसे लोग पहनते होंगे, अप टिल 2003 फोन्स, पेजर्स, एवरी डिटेल, एवरी माइन्यूट सेट डिटेल हैज बीन केप्ट इन माइंड एंड हैज बीन डिलीवर्ड एक्सट्रीमली वेल। अब इस शो में हर चीज अच्छी है, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, सेट्स, डायलॉग्स, हर चीज बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सोनी ने सिंगल हैंडेडली इस अच्छे खासे शो की दिन दहाड़े हत्या कर दी, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, वो बताता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, रफ्तार भाई के साथ में बैठा था लास्ट टू लास्ट वीक अपने पॉडकास्ट में, अगर वो तुमने अभी तक चेकआउट नहीं करा है, उसका छोटा सा टीजर देखो और जाके ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तू समझ रहा होगा। समझ गया, मैं समझ गया। जो मिल रहा है वो पिल रहा है, जो मिल रहा है वो पिल रहा है। एक तो मैं पहली शैतान, ऊपर से अब बन गया आधा जाट, बदमाश बनाएगा छोरो। अरे सेटिंग करा देना, इससे बात करा दे। आई वाना यू। अरे डौड़ा पूरा ही रहता है। सबसे पहली चीज है जो सबसे ज्यादा विजिबली मिसिंग है कंप्लीटली अराउंड स्कैम 2003, और वो है इस शो की मार्केटिंग। अब कुछ लोगों का कहना है कि स्कैम 1992 ने भी तो वर्ड ऑफ माउथ पे ही अपना नाम बनाया था। भैया उस टाइम 2020 चल रहा था, पीक पैंडेमिक में वो वाला शो आया था, लोग घर के अंदर बंद थे, हर चीज की मतलब भैया गांड हिलाने वाली वीडियोस की भी मिलियंस में व्यूअरशिप थी, तो वो शो तो बहुत बढ़िया था, वो कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके निकल ही जाता। उस टाइम मार्केटिंग करने के इनके पास कोई साधन ही नहीं थे, सिंस एवरीबॉडी वाज इन अ लॉकडाउन, तो ये मार्केटिंग एक्चुअली में उस शो के आगे कर भी नहीं सकते थे। बट नाउ पोस्ट पैंडेमिक 2023 में है हम, जहां पे हर हफ्ते हर वेब ओटीटी के ऊपर 2 या 3 नए शो रिलीज होते हैं। इतना ज्यादा कंटेंट का ट्रैफिक है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और ये वाला शो ऐसे ही कंटेंट ट्रैफिक में जस्ट बिकॉज सोनी लैक्स द मार्केटिंग स्कैम 2003 नीड्स, उसके अंदर दब के कहीं ना कहीं फंस जाएगा। एंड द सेकंड रीजन व्हाई स्कैम 2003 माइट जस्ट कंप्लीटली गो अननोटिस्ड इज बिकॉज सोनी डिसाइडेड टू रिलीज दिस शो इन 2 वॉल्यूम्स। अभी जो 5 एपिसोड इन्होंने रिलीज करे हैं वो है वॉल्यूम 1 के 5 एपिसोड। वॉल्यूम 2 यानी कि पार्ट 2 रिलीज होगा नवंबर में, आज से 2 महीने के बाद। कोई मुझे एक बात बताएगा कि किसी के पास इतना हेड स्पेस है कि 2 महीने तक, जिसके बीच में जैसे कि मैंने कहा था कि कंटेंट ट्रैफिक इतना ज्यादा है, 50 नए शोज आ जाएंगे। इससे बेहतरीन शोज भी हो सकते हैं, इससे खराब भी हो सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि शोज आएंगे जो हमारी अटेंशन को ग्रैब करेंगे। एंड मीनवाइल जो यहां पे 5 एपिसोड ने अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल बनाया था, 5वां एपिसोड विल लीव यू एक्चुअली आस्किंग फॉर मोर, वो पोटेंशियल पूरा का पूरा किल कर देगा ये 2 महीने का टाइम गैप। और एंड बाय द टाइम वो बाकी का पार्ट 2 वॉल्यूम 2 रिलीज करेंगे, 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी रिमेनिंग एपिसोड होंगे, उसमें हाफ ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड वेरी एनग्रॉस्ड इन वाचिंग द फर्स्ट 5 एपिसोड्स विल हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर इंटरेस्ट और इवन नोइंग द फैक्ट कि भैया हाँ उसका सेकंड वॉल्यूम आ गया, अब हमें ये सोनी लगा के देखना है। सिर्फ एक ही चीज इस शो की मार्केटिंग कर रही है, और वो भी मेरे हिसाब से सोनी वालों का डिसीजन होगा ही नहीं, वो इस शो के क्रिएटिव डायरेक्टर्स का डिसीजन होगा। और वो है कि जो इन ओरिजिनल स्कैम 1992 का बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, उसी को इन्होंने यहां पे भी यूज किया है, विच आई थिंक इज अ वेरी जीनियस मूव। क्योंकि एटलीस्ट जहां पे कोई मार्केटिंग नहीं हो रही ना, ये वाला गाना सुन के ही लोगों को लगे कि हाँ भाई शायद इसका नया सीजन आ गया है, वो देख लेते हैं। एट लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि आई एक्चुअली होप कि इस शो के अंदर जितना टैलेंट गया है, हंसल मेहता और उनकी टीम ने जितना इसमें अपना परिश्रम डाला है, मेहनत डाली है, सोनी अगर उसका 10% मार्केटिंग भी कर देना इस शो की, अभी भी टाइम है कर देना, तो फिर भी ये शो नवंबर तक रिकॉलेबल रहेगा। लेकिन अगर बीच में कोई भी मार्केटिंग नहीं होती, लोग इसको देख के भूल जाएंगे, और ये बहुत प्रोबेबल है कि ये रीजन बन जाए कि व्हाई स्कैम 2003 वाज नॉट एज बिग ऑफ अ हिट एज स्कैम 1992 वाज। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्कैम 1992 एक ज्यादा बेटर शो था, स्कैम 2003 उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा। उसका रीजन ये है कि दोनों शोज 2 इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को तुम्हारे सामने लेके आते हैं, चाहे वो अंडरडॉग स्टोरी हो कि हाँ भाई गरीबी से उठ के आया और फिर आके गैंगस्टर बन गया या स्कैमस्टर बन गया, ये हमने सब कुछ देखा है। दोनों शोज में जो फाउंडेशनल प्लॉट है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज को वो डिस्कवर करता है। एंड हंसल मेहता एंड टीम हैज एब्सोल्युटली डन जस्टिस टू तेलगी's कैरेक्टर इन दिस शो एज दे हैड डन जस्टिस टू प्रतीक गांधी's कैरेक्टर एके हर्षद मेहता's कैरेक्टर इन दैट शो। तो भैया ओवरऑल शो फैंटास्टिक है, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा मूड इतना एक्सट्रीमली किल हो जाएगा ये जानते ही कि अभी सिर्फ 5 एपिसोड आए हैं। 5वें एपिसोड के बाद तुम्हारा और देखने का मन करेगा, लेकिन 2 महीने के बाद नवंबर में वो आएगा। शाबाश, व्हाट अ मार्केटिंग टैक्टिक टू मेक दिस शो एन एब्सोल्यूट हिट। लेकिन फिर भी जाओ जाके इन 5 एपिसोड्स को चेकआउट करो, तुम्हारे 5 घंटे काफी अच्छे बीतेंगे एंड यू विल अप्रिशिएट गुड एक्टिंग एंड गुड डायरेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना।